नमस्कार, जय हिंद साथियों। बीपीएससी एग्जाम के लिए लेक्चर नंबर ये थर्ड है हमारा, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। तो इसी सीरीज में हम लोग आगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए, हमारा आज का प्रश्न है। प्रश्न आपका दिया है, भारत में एनएसएसओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शंस आपके क्या है, देखिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, योजना मंत्रालय द्वारा, या सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा, कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। देखिए दोस्तों, जो एनएसएसओ संस्था है, एनएसएसओ, इस संस्था का गठन 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ये संस्था एक और संस्था से मिलकर एनएसएसओ किसके साथ इस मर्ज हो गई? सीएसओ के साथ मर्ज होकर इसने एक जो नया नाम इसका दिया गया एनएसओ। कहने का मीन्स इसका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ का क्या नाम है दोस्तों? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इस संस्था को मर्ज कब किया गया? तो ये 2019 में संस्था को मर्ज किया गया। इसके ये संस्था जो थी आपकी, जो सीएसओ और एनएसएसओ मिलके क्या बना? एनएसओ। ये दोनों संस्थाएं कब मर्ज हुई? तो ये आपकी 23 मई 2019 को मर्ज होकर एक नया संस्थान बना, जिसका नाम क्या हो गया? एनएसओ। याद रखना, एनएसओ क्या है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। जबकि इसकी बात करें, एनएसओ की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में एनएसएसओ की स्थापना हुई। इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सर्वेक्षण कार्यालय। आपको ये भी नाम याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो एनएसओ की स्थापना 1950 में, और एनएसओ के साथ जो एक नई संस्था जुड़ी जिसका नाम था सीएसओ, और इन दो संस्थाओं को 2019 में मर्ज करके एक नई इसी संस्था का नाम रखा गया एनएसओ, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये संस्था मुख्य रूप से भारत में जो कार्यरत है, ये इन किन कार्यों के लिए जानी जाती है? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, मतलब ये संचालित संस्था है या इसके अधीन कार्य करती है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? देखिए, बात हमारे बिहार की है, तो बिहार में सबसे ज्यादा तबाही किस वर्ष किससे हुई? तो भूकंप से। आप जानते हैं भूकंप को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो आप जानते हैं रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। ये बात याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिहार में जो सबसे भयानक भूकंप आया था, कह सकते हैं विनाशकारी भूकंप आया था, ये आया था 1934 के दौर में, जिसमें 10,000 लोगों की क्या हुई थी? 10,000 से ज्यादा लोगों की इस भूकंप के कारण मृत्यु हुई थी। और आप जानते हैं अर्थक्वेक जो है, ये जो हमारी दुनिया में क्या है, जो प्लेटें होती हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर जो प्लेट हैं, जब वो उनमें जब कोई कहने का मतलब क्या होता है, उनमें जब ये सरकती है तब भूकंप की स्थिति बनती है। और आप जानते हैं इससे समुद्रों में क्या सुनामी वगैरह ये भी उत्पन्न होती है, और साथ ही साथ पृथ्वी पर कई स्थानों पर क्या देखे जाते हैं? झटके देखे जाते हैं। जबकि इसकी बात करें, बिहार का जो ये भूकंप था, इसका जो ईपी सेंटर था वो कहाँ था? तो ईपी सेंटर इस भूकंप का था आपके पूर्वी नेपाल में। कहाँ पर था? तो पूर्वी नेपाल में इसका ईपी सेंटर था इस भूकंप का। और इसमें पूर्वी नेपाल में इसका क्या था? ईपी सेंटर था। और जबकि इसके झटके कहाँ ज्यादा महसूस किए? तो कलकत्ता क्षेत्र में भी इसके झटके भारत में भी महसूस किए गए। और ये भूकंप कब आया था? प्रश्न आपका ये था। तो 1934 के दौर में आया था। काफी मतलब विनाशकारी भूकंप था। तो ये नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। मतलब ये पूछा गया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी बनी? तो आपको दोस्तों याद रखना है, इसमें ऑप्शंस आपके हैं एनी बेसेंट जी, कस्तूरबा गांधी, या विजय लक्ष्मी पंडित,
और बोल सकते हैं सरोजनी नायडू। तो देखिए अगर बात करते हैं एनी बेसेंट की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी ये 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? राष्ट्रीय कांग्रेस की ये कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी ये याद रखना दोस्तों। तो ये अध्यक्ष बनी थी आपकी कौन? एनी बेसेंट जी बनी थी। ये बनी थी आपकी 1917 के दौर में। कब बनी थी? 1917 में। और ये कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था ये याद रखना दोस्तों। तो ये अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ये हमारा हुआ था कहाँ? तो ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। काफी इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि ये भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारत की प्रथम मतलब भारत की क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें नाम आता है एनी बेसेंट का। जबकि भारत की अगर पूछा जाए भारत की कौन सी महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी तो इसमें नाम आता है आपका सरोजनी नायडू का। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अधिवेशन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन। तो ये कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था आपको याद रखना है, ये अधिवेशन हुआ था 1925 में। 1925 में। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कानपुर में। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष ये बनी थी आपकी कौन? सरोजनी नायडू। ये कानपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। और ये कब? तो 1925 में। और किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कानपुर के अधिवेशन में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। तो प्रश्न आपका ये पूछा गया, जबकि आपको पता है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1985 में। ये भी महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1985 में। और 1985 में अधिवेशन आपके बंबई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना, तो इसकी अध्यक्षता की थी बाईसी बनर्जी ने। किसने की थी? बाईसी बनर्जी ने। और आपको एक प्रश्न बहुत ही अच्छे से पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके ए ओ ह्यूम ने की थी। ए ओ ह्यूम। तो ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सर्वप्रथम की थी। जबकि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्षता किसने की थी? तो बाईसी बनर्जी ने। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बंबई में हुआ था। जबकि ये अधिवेशन होना कहाँ था? तो ये पूना में। जबकि प्लेग के कारण क्या हुआ था? पूना से इसको कहाँ शिफ्ट किया गया था इस अधिवेशन को? तो आपको अच्छे याद रखना है, बंबई में शिफ्ट किया गया था। तो इस तरह से आपका आंसर क्या था? सरोजनी नायडू। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दिया है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम पहचानिए। देखिए अगर भारत की बात करें तो आप जानते हो भारत में 28 राज्य हैं। जबकि केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित राज्य कितने हैं? तो 8 है। अब इसमें अगर हम प्रश्न बनता है कि इसमें भारत का कौन सा बड़ा राज्य, ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो यूपी की सर्वाधिक जनसंख्या है। यूपी की बाद जो सर्वाधिक जनसंख्या भारत में दूसरे नंबर पर किसकी आती है? तो महाराष्ट्र की आती है। और फिर इसके बाद तीसरा नंबर आता है भारत में बिहार का। तो प्रथम स्थान पर जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है हमारा, तीसरे स्थान पर हमारा बिहार है। और पश्चिमी बंगाल का क्रम, इसमें क्रम के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो पश्चिमी बंगाल। और पांचवा नंबर आपके आंध्र प्रदेश का। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी। और अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है तो याद रखना सिक्किम में। न्यूनतम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो सिक्किम में। सिक्किम के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? तो आता है मिजोरम का। मिजोरम का याद रखना सेकेंड नंबर है, जनसंख्या सबसे कम है इनकी। फर्स्ट पर ये, दूसरे पर ये। न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाए तो न्यूनतम जनसंख्या वाले भारत में कौन से राज्य हैं? तो बड़े अच्छे से याद रखना, हमारा सिक्किम, मिजोरम
और तीसरा नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश का, ये भी याद रखना। और अगर अगर बात की जाए और निगेटिव अगर पूछा जाए, ऋणात्मक जनसंख्या किस 2011 के अनुसार किसकी है, तो नागालैंड राज्य की कैसी है? ऋणात्मक जनसंख्या है। नागालैंड राज्य आप जानते हो, इसकी जो सेकंड भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी है। सॉरी, प्रथम भाषा क्या है? अंग्रेजी है। जबकि नागालैंड की निगेटिव पॉपुलेशन है, कहने का मतलब जनसंख्या बढ़ने के बजाय नागालैंड की जनसंख्या कैसी हुई है, तो घटी है। निगेटिव पॉपुलेशन यहाँ पर दर्ज की गई 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ये बात भी याद रखना। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व किन राज्यों का है, तो इसमें प्रथम और द्वितीय स्थान की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान किसका है? बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सर्वाधिक है। और सेकेंड नंबर पर आपका आता है किसका नंबर? तो पश्चिमी बंगाल का। तो इस तरह से याद रखना, ये हमारा जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं। तो सबसे, जबकि जनसंख्या घनत्व में चौथे स्थान पर आपका क्या है? चौथे स्थान पर आपका यूपी आता है जनसंख्या घनत्व में। प्रथम पर कौन है? बिहार। द्वितीय पर कौन है? बंगाल। और तीसरे पर और चौथे पर कौन सा हमारा है? तो याद रखना यूपी है। तो इस तरह से 2011 के आंकड़ों की बात की थी हम लोगों ने। और आइए समझ लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता, मतलब राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, देखिए ऑप्शन क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक। सेकंड ऑप्शन आपका क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी। और पिडमारी वेंकट सुब्बा राव, ये हमारे, और साथ ही साथ पिंगली वेंकैया, ठीक, ये नाम। तो इसमें हमें बताना ये राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है। देखिए अगर आंसर की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ये राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के क्या है? रचयिता है। काफी नया प्रश्न है, मतलब आपके लिए तो नया ही है, आप थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें सॉरी, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, पिंडमारी वेंकट सुब्बा राव हो जाएगा। और जो पिंगली वेंकैया थे, जो वर्तमान में हमारा तिरंगा है, इस तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया? तो तिरंगे का डिजाइन जिसने तैयार किया वो हमारे वर्तमान झंडे या तिरंगे का जो डिजाइन तैयार किया है वो पिंगली वेंकैया ने किया है। किसने किया है? पिंगली वेंकैया ने। आपको पता है बंकिम चटर्जी, इन्होंने क्या लिखा है? आनंद मठ उपन्यास। क्या लिखा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? तो आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और आप जानते हो वंदे मातरम, तो ये जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम की, जो मतलब राष्ट्रगीत को लिखा किसने, तो ये याद रखना है वंदे मातरम किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है। ये बात याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जानते हो वंदे मातरम को कब अपनाया गया? तो 24 अगस्त 1950 को। कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो याद रखना 24 अगस्त 1950 को। और ये राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इस वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये आपका जो राष्ट्रगीत है आपको याद रखना है, ये गाया था 1896 में, और ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये प्रश्न आपको बड़े अच्छे से फ्रेम करके रखना है दिमाग में कि राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं, राष्ट्रगीत की। और आप जानते हो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? तो राष्ट्रगान लिखा। क्या लिखा? राष्ट्रगान की रचना किसने की? तो आपको याद होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। और आपको पता ये भी है कि राष्ट्रगान जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान ये किसने लिखा? तो आपको याद है ओमार सोमार बंगला, ओमार सोमार बंगला। ये राष्ट्रगीत की लाइनें जो हैं, ये हमारा प्यारा बंगला, जो ये लाइनें हैं, कहने का मतलब ये हमारे किसने लिखी थी? तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो बांग्लादेश का क्या बना? राष्ट्रगान बना। तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। ये भारत ने कब अपनाया था? तो 24 अगस्त 1950 को अपनाया गया। और तो राष्ट्रगान लिखने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक। तो इस तरह से ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे। तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? पिंडमारी वेंकट सुब्बा राव थे, ठीक।
और पिंगली वेंकैया ने तिरंगे का डिजाइन तैयार किया, ये याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न दिया है बिहार से लोकसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की। देखिए आपको पता है दोस्तों कि यूपी में अगर बात कर लें तो यूपी में लोकसभा की सीटें, यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी है आपको बड़े अच्छे से पता होंगी। ये सीटें हमारी कितनी है? तो टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर लोकसभा की कितनी है? ये 80 है। और यूपी में राज्यसभा की सीटें आपको पता होंगी, राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो यूपी की जो राज्यसभा है इसमें सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 सीटें हैं। कितनी? 31 सीटें। और 80 सीटें किसकी हैं? तो लोकसभा की। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न ये फंस रहा है कि बिहार के लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 16 दिया है, 32 दिया है, 40 दिया है, 61 दिया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा बिहार है, बिहार में सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? याद रखना, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40। तो ये लोकसभा की सीटें हैं बिहार में। किसकी? लोकसभा की। लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 40 हैं। जबकि 16 सीटें आपकी क्या है? ये राज्यसभा की। कहां से चुन के आती हैं? तो राज्यसभा की बिहार में सीटें कितनी टोटल हैं? तो 16 सीटें हैं। ये भी याद रखना। ठीक, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा आपका क्या? 40। तो बिहार के लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। आइए अब नया प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? तो इसमें आप जानते हो पूर्णिया, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मधुबनी है, या समस्तीपुर है, या मुंगेर है। तो देखिए इसमें जो अगर बात करते हैं जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है बिहार में, तो आपका आंसर होगा पूर्णिया जिले में। किस जिले में? तो पूर्णिया जिले में सर्वाधिक क्या होता है? यहाँ पर जूट उत्पादन होता है। विश्व में जूट उत्पादन में अगर देखा जाए, विश्व में जूट उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? विश्व में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान अगर देखिए बात करें तो इसमें आपका कौन सा? तो इसमें आता है आपका बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है विश्व में। जबकि आप जानते हो भारत में कौन सा राज्य है? तो भारत में अगर भारत में जूट उत्पादक प्रथम राज्य, जूट उत्पादक प्रथम राज्य कौन सा है? प्रथम राज्य, तो प्रथम स्थान पर राज्य हमारा क्या है? बांग्लादेश है। कौन सा देश? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ये बात अच्छे से हम जानते हैं। ठीक, तो बांग्लादेश का प्रथम स्थान है विश्व में। और कभी कभी इंडिया भी जूट में प्रथम स्थान पर आ जाता है, तो याद रखना है। ठीक, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया जिला। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है बिहार का सबसे गर्म जिला निम्न में से कौन सा है? इसमें दिया है पटना ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन गया, अगला ऑप्शन रोहतास या किशनगंज। तो देखिए बात कर लेते हैं। गया बिहार का सबसे क्या है? गर्म जिला है। बिहार का सबसे गर्म जिला। तो बिहार का सबसे गर्म जिला ठीक, रोहतास में सबसे ज्यादा बारिश होती है बिहार में। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, ज्यादा वर्षा वाला जिला, ये याद रखना थोड़ा। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गया। ठीक, तो याद रखना बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी नदी दादरा एवं नागरा हवेली से होकर बहती है? आपको पता है इसमें ऑप्शन भी दिए हैं, दमन गंगा, ताप्ती, गोदावरी या मिथि। देखिए आपको पता है कि पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट हमारा जो है भारत का पश्चिमी घाट, तो इधर पश्चिमी घाट में जो भी नदियां गिरती हैं, पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलकर हमारी गिरती हैं इधर अरब सागर में। तो ये गिरती कहाँ है? तो अरब सागर में। तो ये नदियां आप जानते हो अरब सागर में गिरने वाली नदियां
डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। इसमें आपकी नर्मदा नदी, याद रखना, नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। साथ ही साथ आप जानते हो बड़े अच्छे से, ताप्ती, नर्मदा ताप्ती, ये दोनों नदियां क्या हैं, ये, और इसमें माही नदी, ये भी नाम याद रखना। ये नदियां, ये तीनों नदियां क्या बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्या बनाती हैं, तो आप याद रखना एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या है, ये याद रखना है। हमारा प्रश्न है दादरा नगर हवेली से होकर कौन सी नदी बहती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका दमन गंगा। क्या हो जाएगा, दमन गंगा। ये कहां से होकर बहती है, तो दादरा नगर हवेली से होकर बहती है। आपको पता है कि 2020 में दमनदीप दमनदीप व दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, इनको मर्ज कर दिया गया है। ये याद रखना, ये दोनों राज्यों को एक साथ, छोटे छोटे द्वीप समूह टाइप के थे, इन्हें मर्ज करके एक कर दिया गया। और केंद्र शासित राज्य है। कैसा भारत का ये राज्य है, केंद्र शासित राज्य है। इसे 2020 में इसको क्या किया गया, इसको मर्ज कर दिया गया। इस तरीके से आप याद रखना। और आप जानते हो ताप्ती जो नदी है ना, ये बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है, बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है। किस पहाड़ी से निकलती है, ये याद रखना, मुल्ताई पहाड़ी से। किससे, मुल्ताई पहाड़ी से। तो मुल्ताई पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो आपकी ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ठीक, और बैतूल जिला है, कौन सा जिला है, बैतूल जिले के एमपी से ये नदी निकलती है। और ये नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ये बात भी आप याद रखना। अब आप जानते हो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना सबसे लंबी नदी आपकी कौन है, तो ये आपकी कौन सी है, गोदावरी है, लंबी नदी। तो ये भी याद रखना साथ में कि सबसे लंबी दक्षिण भारत की कौन सी नदी है, तो गोदावरी है। इसकी लंबाई आप जानते हो 1465 किलोमीटर है। कितनी है, 1465 किलोमीटर है। ये अच्छे से याद रखना। तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये दिया है, छालिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आप जानते हो हरियाणा दिया है ऑप्शन में, राजस्थान है, बिहार है, उत्तराखंड है। ठीक, तो ये जो नृत्य आपका छालिया और छोलिया नृत्य है, देखो इसे हम छलिया नृत्य, या एक और नृत्य होता है छोलिया नृत्य, छोलिया नृत्य। ये दोनों नृत्य हमारे किस राज्य से हैं, तो उत्तराखंड से हैं। किससे हैं, तो ये दोनों नृत्य कहाँ किए जाते हैं, आपको याद रखना है। ये दोनों नृत्य हमारे किए जो जाते हैं वो कहाँ किए जाते हैं, उत्तराखंड में। और जबकि आपको पता है बिहार में एक बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है आपका धोबिया नृत्य। कौन सा नृत्य, धोबिया नृत्य किया जाता है। कौन सा, धोबिया नृत्य। तो याद रखना धोबिया नृत्य कहाँ किया जाता है, तो बिहार में। यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। तो छलिया नृत्य या छोलिया नृत्य हमारा कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होती है। देखिए इसमें यह पूछा गया है, जो मतलब इसमें जो रेस्पिरेट श्वसन के लिए और उत्सर्जन के लिए, ठीक, और परिसंचरण अंग नहीं पाए जाते हैं। किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो देखिए पूरी जो आपका टैप वॉर्म है, ठीक, लीवर फ्लूक है और थ्रेड वॉर्म है। तो ये भी आपका किससे बिलोंग करता है, याद रखना। तो ये हमारे जो बिलोंग करते हैं ये मोस्टली प्लेटी हेलमिंथीज के हैं। प्लेटी हेलमिंथीज, याद रखना ये किस फाइलम के जीव हैं, तो प्लेटी हेलमिंथीज के हैं। प्लेटी हेलमिंथीज का कौन सा जीव है, आपको याद रखना टैप वॉर्म, है ना। और टैप वॉर्म के अलावा लीवर फ्लूक, इसे क्या बोलते हैं, यकृत क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यकृत क्रम। ये यकृत क्रम कहा जाता है। ये भी हमारा किससे, तो प्लेटी हेलमिंथीज का।
इसमें मतलब ये ज्यादातर ये क्या बोलते हैं, टैप वार्म को कहा जाता है फीते के आकार का जीव होता है। देखने में कैसा होता है, फीते के आकार का होता है। तो फीते के आकार का कौन सा जीव है आपका, तो टैप वार्म है। इसे और भी एक नाम देते हैं, इसका एक और नाम है थ्रेड वर्म का, टीनिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टीनिया कहा जाता है। प्लेटिहेल्मिन्थीज के जीव हैं टीनिया, ठीक। और एक्क्रम को हम क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक। तो लीवर फ्लूक ये किसका जीव है, तो प्लेटिहेल्मिन्थीज फाइलम का है। और थ्रेड वर्म भी हमारा क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थीज से रिलेटेड है। यहाँ पर श्वसन और उत्सर्जन और परिसंचरण तीनों अंग अनुपस्थित होते हैं, किसमें, तो स्पंज में। और ये हमारा पाया जाता है किस फाइलम का जीव है, तो याद रखना पोरीफेरा का। तो किस किस फाइलम का जीव आपका स्पंज है, तो स्पंज हमारे आपके किस फाइलम से, पोरीफेरा से। और स्पंजों की अगर विशेषता, अगर मेन विशेषता देखें तो जितने भी स्पंजेज होते हैं मोस्टली, इन पे असंख्य छिद्र होते हैं, शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। तो इनके शरीर पर क्या होते हैं, असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं असंख्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर बियरर एनिमल है। कैसे हैं, पोर बियरर एनिमल किन्हें कहा जाता है, तो स्पंजेस, स्पंजेस को। इसमें आपका पोरीफेरा के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो याद रखो ल्यूकोसलोनिया आता है, ल्यूकोसोलेनिया। आपसे यदि पूछा जाए ल्यूकोसलोनिया किस फाइलम का जीव है, तो आपको याद रखना है ये हमारा पोरीफेरा से है। और इसी में एक खास जीव और रखा गया, साइकॉन। तो साइकॉन भी हमारे किस फाइलम के जीव हैं, तो याद रखना है आपको पोरीफेरा से। साइकन के अलावा आप यदि याद रखते हैं तो इसमें और भी कई सारे जीव हैं, जैसे स्पंजिला, स्पंजिला भी आता है हमारा। स्पंजिला किस फाइलम का जीव है, तो पोरीफेरा का। इनकी शरीर बॉडी पर क्या होते हैं, तो काफी असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इनकी गुहा एक होती है, आंतरिक गुहा, जिसको बोलते हैं स्पंगोसील। क्या बोलते हैं, स्पंगोसील। आज से पूछा जाए स्पंगोसील किसमें पाई जाती है, तो दोस्तों याद रखना ये पोरीफेरा फाइलम के जीवों में स्पंगोसील देखने मिलती है। और इन सभी जीवों में क्या सेंट होता है, ना तो इसमें श्वसन तंत्र पाया जाता है, ना ही उत्सर्जन तंत्र या परिसंचरण तंत्र, यानी अंग इनमें अनुपस्थित होते हैं। ये प्रया उत्सर्जन और श्वसन किसके द्वारा करते हैं, तो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस के द्वारा ये जीव क्या करते हैं, श्वसन क्रिया उत्सर्जन क्रिया करते हैं। तो आइए अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु नहीं है। मतलब तो इसमें कौन सा नहीं है, ये देखिए CO2 आपका है विषम परमाणु का अणु। CH4 इसे मीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये किसका सूत्र है, तो मीथेन का सूत्र है। याद रखना ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड कौन श्वसन क्रिया में लेता है, तो आप याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड आपके पृथ्वी पर जितने भी मौजूद क्या है पेड़ पौधे हैं, वो श्वसन क्रिया में क्या कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सुना होगा CO गैस के बारे में, है ना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है, कार्बन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस होती है, तो ये अधिक विषाक्त गैस होती है। कैसी होती है, ये टॉक्सिक गैस है सबसे ज्यादा। ये कहाँ पाई जाती है, याद रखना। तो ये जो आपका CO है ये कोयले में मोस्टली पाई जाती है। किसमें, कोयले में। ये कोयले की अंगीठी को आप रखकर सो जाएं, तो कोयले की अंगूठी को रखकर अगर सो जाते हैं रात में, तो आप सुबह कैसे पाए जाएंगे, मृत पाए जाएंगे। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड किससे क्रिया करता है, मनुष्य की RBC के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो बहुत ही हानिकारक है। ये ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड से 240 गुना तेजी के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण क्या हो जाती है, व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो मोस्टली कोयले में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ये याद रखना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और वैसे जानते हो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन आप जानते हो किसी भी कोशिका के श्वसन के लिए महत्वपूर्ण वर्णक है, ठीक। आप बड़े अच्छे से समझे। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। तो हमारा ब्लड लाल है, ये किसके कारण है, तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन वर्गीकरण के कारण हमारा जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है, ठीक। ये बात हम लोग समझ गए। यहाँ पर ये क्या आपका NH3, ये अमोनिया दिया है, तो ये अमोनिया का सूत्र है किसका, अमोनिया कैसी गैस है, आप याद रखना
ये जो आपके क्या होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, तो उनमें अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो चीजों को ठंडा रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? P4 यानी पीला फास्फोरस। P4 क्या है? पीला फास्फोरस, इसे बोलते हैं पीला फास्फोरस। इसे कहा जाता है, याद रखना, P4 को। और P4 यहाँ पर जो प्रश्न दिया था वो ये था, विषम अणुक संरचना नहीं है। तो P4 की विषम अणुक संरचना नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? P4। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है, एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है? विस्थापन के साथ, वेग के साथ, या दूरी के साथ, या ऊंचाई के साथ? तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। ठीक। और आप जानते हो P बराबर क्या सूत्र होता है? तो सूत्र होता है mgh। क्या होता है? mgh होता है। तो ये याद रखना थोड़ा। ठीक। m क्या है? द्रव्यमान है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है? ऊंचाई। तो कोई भी वस्तु है स्थित ऊर्जा में अगर वो ऊपर की ओर जाती है ऊंचाई के साथ, तो इसमें वृद्धि देखी जाती है। अगला हमारा प्रश्न दिया है, देखिए, ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो देखिए ध्वनि का प्रसार सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो हमेशा सॉलिड चीज में। किसमें होगा? याद रखना, सॉलिड में ध्वनि का प्रसार यानी साउंड का जो प्रसार होगा वो सर्वाधिक होगा। तो साउंड का प्रसार या ध्वनि का प्रसार किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो सॉलिड में। जबकि गैस में सबसे कम होता है। सबसे कम कहाँ होगा ध्वनि का प्रसार? तो सबसे कम होगा गैस में। सबसे कम प्रसार कहाँ देखने को मिलेगा ध्वनि का? तो प्रसार मिलेगा सबसे कम आपके गैस में। और तरल कोई लिक्विड है अगर, तो लिक्विड में किससे? आपके सॉलिड से ज्यादा होगा, गैस से कम। तो इस तरह लिक्विड में बीच का मामला होता है। निर्वात जानते हो वो जगह होती है जहां पर, कहने का मतलब क्या है, निर्वात वो जगह होती है जहां पर कोई भी गैस नहीं पाई जाती है, निर्वात क्षेत्र। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा हमारा ठोस। ध्वनि का प्रसार कहाँ ज्यादा पाया जाएगा? तो ठोस पदार्थों में ध्वनि का प्रसार सर्वाधिक पाया जाएगा। नेक्स्ट हम प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यौगिक CH3 बॉन्ड CH3 का क्या नाम है? देखिए यहाँ पर बहुत से नाम दिए हैं, इसमें CH3 बॉन्ड CH3 को पूछा गया क्या नाम है। तो आइए एक बार समझते हैं। एथेन की अगर बात करें, देखिए एथेन हमारा होता है, सूत्र इसका होता है C2H6। क्या होता है? C2H6। ठीक। तो वैसे अगर देखा जाए CH3 बॉन्ड CH3 हमारा है क्या? तो ये एथेन है। इसमें आंसर भी यही रहेगा। आप जानते हो CH3 बॉन्ड CH3 को C2H6 इसको इस रूप में लिखा जाएगा, इस रूप में। ठीक। इसके अलावा देखिए मीथेन का सूत्र आपको पता है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। प्रोपेन की अगर बात करें तो इसका सूत्र होता है C3H8 होता है। क्या होता है? प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8। और ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन का सूत्र होगा C4H10। तो इस तरह से ये थोड़े कार्बनिक जो यौगिक हैं उनके नाम पूछे गए हैं। तो आपको पता है ब्यूटेन को C4H10 सूत्र के रूप में लिखते हैं, प्रोपेन को C3H8 लिखते हैं, जबकि मीथेन का क्या हो जाएगा? CH4। जबकि हमसे पूछा यह गया था कि ये संरचना किसकी है, तो ये एथेन की संरचना है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एथेन। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें ये निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं या नहीं। ठीक। तो जब भी कोई रासायनिक क्रिया होगी तो उस कंपाउंड का क्या बदलेगा? कलर बदलेगा। ये याद रखना। क्या बदलेगा? तो कलर चेंज होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, कोई रासायनिक क्रिया होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये भी बात आप जानते हो। तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक। यहां तक ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। किसी भी रासायनिक क्रिया की अवस्था में जब दो तत्व रिएक्ट करते हैं तो परिवर्तन होकर एक नया यौगिक बनता है। तो कहने का मतलब किसी भी रासायनिक क्रिया में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन हमारे कैसे हो जाएंगे? सही। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो ये इसका आंसर होगा ये सभी। कैसे कथन है? तो ये सत्य कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, निम्न में से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है? तो तुम्हें पता है अम्ल कैसे होते हैं दोस्तों? अम्ल कैसे होते हैं? तो अम्ल की अगर विशेषता बताएं, एसिड क्या है? तो आप जानते हो एसिड कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो स्वाद में खट्टा कौन होता है? अम्ल होता है। स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल। तो ये विशेषता हमारी किसकी है? आपको पता है ये हमारी विशेषता किसकी है? तो याद रखना ये हमारी विशेषता
यहाँ पर अम्ल की बताई जा रही है। किसकी बताई जा रही है? तो अम्ल की बताई जा रही है। अब अम्ल की अगर बात करें तो आप जानते हो कोई भी अम्ल, अगर किसी अम्ल कौन कौन से हैं, HCl हमारा क्या है? अम्ल है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। तो ये भी आप जानते हो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 आप जानते हो कौन सा अम्ल है? तो ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है। क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। ये भी आपने पढ़ा होगा, नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो ये सारे अम्ल है। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अब देखो ऑप्शन में दिया है स्वाद में कड़वा होता है, तो कड़वा कसैला जो होता है, कड़वा बोल दें या कसैला बोल दें, तो कसैला और कड़वा स्वाद किसका होता है? ये क्षार का स्वाद होता है। तो ये क्षार की विषय बात हो गई, क्षार होता है। ठीक, तो क्षार की बात हो गई। अब छूने के, अब मतलब साबुन में क्या प्रयोग होते हैं, तो यहां पर भी क्षार होगा। ठीक, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सही, ये सही। और ये देखो कोई भी क्षार कैसा? संक्षारक के रूप में। तो यहाँ आंसर जो होगा हमारा, स्वाद में अम्ल खट्टे नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? खट्टे नहीं होते हैं। और बाद बाकी विशेषताएं हमारी किसकी हैं? तो क्षार की हैं। तो याद रखना क्षार की बात। और आइए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न दिया है, देखिए बड़े अच्छे से समझते हैं। और आपकी जो बिहार की जो वैकेंसी लगी है BPSC 3.0 और 4.0, उसके लिए हम आपकी तैयारी अच्छे से कराएंगे। और हमारे GS के पोर्शन में हिस्ट्री आप जो भी है, और आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और संविधान, जितने भी सेगमेंट हैं कह सकते हैं, उन सभी सेगमेंट को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और बहुत डेली रूटीन में आपको हमारे वीडियोज मिलेंगे। इसलिए हमारे मतलब कह सकते हैं कि हमारे वीडियो लेक्चर को देखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन यहाँ पर सारी सामग्री मिलेगी पढ़ाई की। तो ये प्रश्न हमारा दिया, इसमें से कौन सा पूर्ण रूपेण कैसा है? समुद्री जीव। देखिए प्रश्न ये, इसमें जितने भी फाइलम दिए हैं, इसमें कौन सा ऐसा फाइलम है जो सभी जीव उसके मोस्टली किसमें रहते हैं? समुद्र में, सी वाटर में पाए जाते हैं। देखिए आप जानते हो आर्थ्रोपोडा फाइलम की, तो देखो आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात करें तो ये सबसे बड़ा फाइलम है। प्रश्न आपका बनता है जितने भी फाइलम है उसमें सबसे ज्यादा जीव किस फाइलम में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जीव किस फाइलम में है? जीव जातियां, तो सबसे ज्यादा जीवों की संख्या देखी जाए तो हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में जीव मिलते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा जीवों की संख्या, जीवों की जाति की संख्या है। ठीक, और इसमें लगभग हमारे 10 लाख, कितने? 10 लाख प्रकार की जीव जातियां पाई जाती हैं। तो 10 लाख स्पीसीज किस फाइलम के अंतर्गत रखे गए हैं? आपको याद रखना है, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत। और इनके शरीर में 3 जोड़ी पैर होते हैं। कितने? मोस्टली 3 जोड़ी पैर। तो ये भी प्रश्न याद रखना, 3 जोड़ी पैर किन संघ के फाइलम के जीवों में पाए जाते हैं? तो 3 पेयर ऑफ लेग्स कहाँ देखने को मिलेंगे? 3 पेयर ऑफ लेग्स देखने को मिलेंगे आपको आर्थ्रोपोडा के जीवों में। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी इस फाइलम के अंतर्गत हैं, याद रखना है इसको। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें 4 जोड़ी पैर होते हैं। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, 4 जोड़ी पैर किस जीव में पाए जाते हैं? तो इसमें याद रखना आपका बिच्छू, स्कॉर्पियन, नाम याद रखना। बिच्छू में कितने जोड़ी पैर होते हैं? स्कॉर्पियन में। और साथ ही साथ आप जानते हो स्पाइडर, स्पाइडर क्या आपकी क्या होती है? तो घर में स्पाइडर आप जानते हो, इसमें भी कितने होते हैं? तो 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। कितने? मकड़ी में कितने पैर होते हैं? तो याद रखना 4 जोड़ी पैर होते हैं। कितने? 4 जोड़ी। और स्कॉर्पियन में भी पैरों की संख्या कितनी होती है? तो पैरों की संख्या अगर पूछा जाए तो स्कॉर्पियन में 8 पैर होते हैं, लेकिन कितने जोड़ी होते हैं? तो याद रखना 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा आपने सुना होगा झींगा मछली को। झींगा मछली में पैरों की संख्या कितने जोड़ी होती है? तो झींगा मछली की अगर बात करें, सॉरी, ये आपका झींगा मछली, देखो झींगा मछली को हम क्या बोलते हैं? इस मछली को हम, झींगा मछली को कहते हैं प्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राण। इसे क्या कहा जाता है? प्राण भी कहा जाता है। इसमें 10 जोड़ी पैर होते हैं। कितने? 10 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। तो हम ये एक सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो जीव होते हैं उनमें जोड़ीदार मोस्टली पैर होते हैं। जैसे आपकी गिंजाई है, ये किस फाइलम का जीव है? आपको याद रखना है, ये भी आपका आर्थ्रोपोडा फाइलम का जीव है।
और आपने देखा गिजाई के अलावा भी आपने और भी जीव देखे होंगे जिसमें जोड़ीदार पैर होते हैं। ठीक, इसके अलावा देखो आर्थ्रोपोडा की अगर मुख्य विशेषता, इनका शरीर कैसा होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। कैसी होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है, ये भी याद रखना। इनमें जो ब्लड होता है, जो ब्लड आर्थ्रोपोडा के फाइलों में, उसमें जो वर्णक ये नीले रंग का रक्त होता है। कैसा होता है? आपसे प्रश्न पूछा जाए नीले रंग का रक्त किस जीवों में पाया जाता है, तो नीले रंग का रक्त पाया जाता है आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम में। और किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण। ये याद रखना, हीमोसाइनिन के कारण इनका रक्त का रंग कैसा होता है, तो याद रखना नीला होता है। तो नीले रंग का रक्त पाया जाता है आर्थ्रोपोडा फाइलम के। इसके अलावा देखो अगर बात करें, इसमें अगर बात करें मोलस्का, मोलस्का में कौन से जीव रखे गए, तो मोलस्का में आप याद रखना घोंगा आपका रखा गया है। घोंगा जिसे हम लोग क्या आम भाषा में बोलते हैं, घोंगा को बोलते हैं पाइला, या इसका और नाम है, इसे एपिल स्नेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिल स्नेल। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात इससे समझ के रखना, इसमें एक जीव होता है ऑक्टोपस। कौन सा जीव? ऑक्टोपस। तो किस फाइलम का जीव ऑक्टोपस है, ये याद रखना। जिसमें 8 भुजाएं होती हैं ऑक्टोपस में, और जगह जगह पर सकर्स पाए जाते हैं, सक्टोरिया पाए जाते हैं। तो नीले रंग की स्याही भी छोड़ता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस हमारा किस फाइलम का जीव है, तो मोलस्का का। और घोंगा भी हमारा मोलस्का का है। और इसमें सीपिया भी जीव है। कौन सा जीव? सीपिया। इस तरह से आपको याद रखना। अब देखो हमारा इसमें प्रश्न था कि सबसे ज्यादा मतलब जितने भी जीव हैं वो मोस्टली समुद्री हैं, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा के अंदर कौन सा जीव आता है? स्टार फिश आती है। कौन सी जीव? स्टार फिश हमारी किस फाइलम की जीव है, तो याद रखना हमारा इकाइनोडर्मेटा का जीव है। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न आपका समझ गए, आंसर क्या होगा? इकाइनोडर्मेटा। अब अगला हम प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका, वायु की प्रकृति के अनुसार कौन पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? देखिए आप जानते हो कोई भी वस्तु कोई भी चीज है वो 3 अवस्थाओं होती है, ठोस, तरल, द्रव, है ना। तो यहाँ पे बात क्या है, वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ विशेष रंग के साथ चमकता है। ठीक, तो विशेष रंग के साथ चमकने वाला पदार्थ हमारा क्या है? यहाँ पर आंसर होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा किसी भी चीज की चौथी अवस्था है कहने का मतलब। और प्लाज्मा अवस्था में कोई चीज कैसी होगी? चमकदार होगी। ठीक, और आप जानते हो सूर्य के कोड में जो भाग है वो प्लाज्मा स्टेज में है। किस अवस्था में? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्लाज्मा अवस्था में होती हैं। हम तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आपका है, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु किस प्रकार से गिरती है? एक समान वेग से गिरती है, एक समान त्वरण से गिरती है, या एक समान असमान त्वरण से गिरती है, एक समान चाल से गिरती है? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें आपका आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण के साथ कोई वस्तु गिरेगी, तो बी ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बीपीएससी के लिए डिस्कस किया। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बहुत जल्द आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।